ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अलहम कोचिंग एकेडमी। तो जवानों शुरू करते हैं एमसीक्यूज की डिस्कशन। ठीक है, तो बच्चे जो आपको पहले एमसीक्यू नज़र आ रहा है फोर्स एंड मोशन में, ठीक हो गया भाई, वो इजी कैटेगरी में मैंने डाला हुआ है। यहाँ पर जो भी लिखा होगा ई का मतलब इजी, एम का मतलब मीडियम, एच का मतलब हार्ड। ठीक है, सो इजी कैटेगरी में मैंने डाला हुआ है। सिंपल टेक्स्ट बुक इन्फॉर्मेशन है। अ मूविंग बॉडी कोलाइड्स इलास्टिकली। तो इलास्टिकली तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा सिस्टम का और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी विद अनदर बॉडी ऑफ इक्वल मास। अच्छा, अब आपको अपनी नॉलेज से याद रखना चाहिए कि जब दो सेम मासेस इलास्टिकली कोलाइड करते हैं तो उनकी वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाती हैं। सही जी। सो व्हेन द two bodies of same mass or equal mass collides elastically, the velocities gets interchanged। ठीक हो गया भाई। तो इसमें से फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? A part of energy is dissipated as heat, momentum is conserved but kinetic energy is not conserved, both masses start moving with the same velocity, yeah, the moving mass transfer whole of its energy। So simple, the correct option is D, because देखिए ना, ये एक बॉडी है, राइट, M2 जो कि रेस्ट में है। क्लियर हो गया भाई। इसकी वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन जो थी यानी कि U2 वो 0 थी, और एक दूसरी बॉडी है M1, ठीक हो गया भाई, और उसकी वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन U1 है, जितनी भी है। तो जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो आफ्टर द कोलिजन आप देखोगे कि इसकी वेलोसिटी ये अडॉप्ट कर लेगा और इसकी वेलोसिटी वो अडॉप्ट कर लेगा। तो आप देखोगे कि M2 बिफोर द कोलिजन रेस्ट में था, अब M1 बिफोर द कोलिजन रेस्ट में आ जाएगा, यानी कि V1 आपकी यानी कि आफ्टर द कोलिजन इसकी स्पीड 0 हो जाएगी और M2 जो है वो मूव करने लग जाएगा उसी वेलोसिटी के साथ जिस वेलोसिटी से M1 मूव कर रहा था बिफोर द कोलिजन। सो V1 जो है वो बराबर, सॉरी V2 जो है वो U1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, ये रेस्ट में आ गया और इसने अपनी तमाम एनर्जी M2 को दे दी। सही जी। सो द मूविंग मास ट्रांसफर होल ऑफ इट्स एनर्जी टू द अनदर बॉडी। ठीक हो गया भाई। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है जी नेक्स्ट एमसीक्यू। अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। एक लाइटर बॉडी है, ठीक हो गया भाई, राइट, लाइटर बॉडी है और एक हैवियर बॉडी है। ठीक है जी, मैं इस तरह से लिख देता हूं, ठीक हो गया भाई। विच वन हैज अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। और आपसे कहा जा रहा है कि दोनों का मोमेंटम सेम है। मोमेंटम ऑफ बोथ इज, शीशे मेरे बच्चे, सेम। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है? तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में रिलेशन क्या है? दैट इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। तो सिंपल सी बात है, जब मोमेंटम दोनों का सेम है तो मोमेंटम दोनों के लिए सेम रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका रिलेशन इनवर्स में चला जाएगा, किसके साथ? मास के साथ। ये आपका सिंपल आंसर होगा। तो सिंपल, जिसका मास ज्यादा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, लेकिन जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो विच वन हैज अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? जिसका मास कम, यानी कि लाइटर वाली। सो द लाइटर बॉडी विल बी हैविंग अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया भाई। चले आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ईस्टवर्ड, अगर एक ऑब्जेक्ट ईस्टवर्ड जा रहा है, अगर मैं न्यूज ड्रॉ करूं, ठीक है जी, अगर मैं न्यूज ड्रॉ करूं तो इट इज ईस्ट, इट इज वेस्ट, इट इज नॉर्थ, इट इज साउथ। सो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ईस्टवर्ड, तो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, और वो ईस्टवर्ड जा रहा है, ईस्टवर्ड। सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर हो गया भाई। एंड इज स्लोइंग डाउन, एंड इज स्लोइंग डाउन, और जाते हुए स्लो डाउन हो रहा है, जा रहा है लेकिन स्लो डाउन हो रहा है। देन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर इज, तो एक चीज रट लेना कि अगर तो कोई बंदा स्लो डाउन कर रहा है, इन केस ऑफ स्लोइंग डाउन, इन केस ऑफ स्लोइंग डाउन, तो याद रखिएगा द एक्सेलरेशन वेक्टर will be anti-parallel to the velocity vector, and in case of speeding up, in case of speeding up, ये याद रखिएगा the acceleration vector will be parallel to the velocity vector। तो सिंपल सी बात है, चूंकि स्लो डाउन कर रहा है, so the acceleration vector will be anti-parallel to the velocity vector, और अगर वो velocity vector को anti-parallel है, so the acceleration vector is going to be westward, so the acceleration vector is going to be westward, so my correct option is beta। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 4 के ऊपर आते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ईस्टवर्ड, अगेन उसी तरह का सवाल है, एंड स्लोइंग डाउन, देन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी वेक्टर। तो सिंपल सी बात है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ईस्टवर्ड एंड इज स्लोइंग डाउन, तो एक्सेलरेशन वेक्टर तो वेस्टवर्ड हो गया, लेकिन वेलोसिटी का वेक्टर तो अभी भी ईस्टवर्ड है ना। वेलोसिटी वेक्टर का तो स्लोइंग डाउन या स्पीडिंग अप के साथ कोई लेना देना नहीं है, इट्स अ सिंपल वेलोसिटी वेक्टर, तो वो जा तो इसी तरफ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ईस्टवर्ड एंड इज स्लोइंग डाउन,
चाहे वो स्लो डाउन कर रहा हो, चाहे वो स्पीड अप कर रहा हो, आई डोंट केयर, द वेलोसिटी वेक्टर इज ईस्टवर्ड, बिकॉज वो जा ईस्ट की तरफ रहा है. सो सिंपल, द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा. बस सिर्फ फर्क ये कि उसमें प्रीवियसली एमसीक्यूज में उसने एक्सेलरेशन पूछ लिया था और अब एक्सेलरेशन नहीं बल्कि वेलोसिटी पूछ रहा है. तो अगर मैं ईस्टवर्ड जा रहा हूं तो चाहे स्पीड अप कर रहा हूं या स्लो डाउन कर रहा हूं, अगर मैं ईस्टवर्ड जा रहा हूं मेरा वेलोसिटी का वेक्टर ईस्ट ही है. सिंपल सी बात है. ठीक है, ये क्या हो गया भाई? ओके जी, ठीक है. सो एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ आते हैं. अच्छा, 2 cars आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड v. तो सिंपल सी बात है, 2 गाड़ियां हैं, ठीक है जी, राइट, और दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है जी. यानी कि ये इस तरफ ट्रैवल कर रही है विद द वेलोसिटी v और ये इस तरफ ट्रैवल कर रही है विद द वेलोसिटी अपोजिट इन डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड वही v है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी? तो बड़ा सिंपल सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन में तो आपको पता है कि अगर आप इस वाले बंदे से पूछ लो या इस वाले से बंदे से पूछ लो, तो रिलेटिव वेलोसिटी जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो आपको दोनों की वेलोसिटी ऐड करनी होगी. तो सिंपल सी बात है, दैट विल बी 2v. ये सिंपल सी बात है. इन केस ऑफ द 2 bodies traveling in the opposite direction, the relative velocity is always equal to v1 plus v2, and in case of traveling in the same direction, the relative velocity is actually v1 minus v2 या v2 minus 1. डिपेंड करता है कि आप विद रिस्पेक्ट टू 2 बात कर रहे हो या विद रिस्पेक्ट टू 1 बात कर रहे हो. तो फिलहाल तो दोनों की वेलोसिटी v है, तो v जमा v इज 2v. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इजी मार्क मैंने किया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है वेलोसिटी के बारे में? इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन? नो, हमेशा वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होते. इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन ऑफ हाफ ऑफ द जर्नी? नहीं, हाफ ऑफ द जर्नी के लिए भी नहीं होते. इज नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन? नो. अब मैंने ये भी नहीं कहा कि कभी भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होते, राइट. देयर इज अ पॉइंट, और वो कौन सा समिट है? इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन एट ओनली 1 इंस्टेंट ओनली. यस, और वो 1 इंस्टेंट जो है, और वो 1 इंस्टेंट आता है जब वो बॉडी आती है समिट के ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जिसे हम कहते हैं. ठीक है, और वो ऐसे होता है कि अगर आपने यहां पर प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया तो सिंपल, इफ दिस इज द ट्रेजेक्टरी दैट द प्रोजेक्टाइल एडॉप्ट्स व्हिच इज पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, तो याद रखिएगा यहां पर बॉडी आती है बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट रह जाता है और वो एक्स कंपोनेंट है जो कि ऐसा है. ठीक है जी, दिस इज नाउ द टोटल वेलोसिटी वेक्टर. ठीक है जी, और एक्सेलरेशन वेक्टर तो आपको पता है, इट्स द free fall motion, so the acceleration vector throughout the whole trajectory is pointing downward. That is the acceleration vector, right, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. So only at the point of summit, ठीक है जी, एक्सेलरेशन वेक्टर का टेल और वेलोसिटी वेक्टर का टेल के दरमियान एंगल 90 होता है. सिंपल, ठीक है जी. सो डी ऑप्शन. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. अ फेदर एंड लेड बॉल आर ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट इन वैक्यूम. बड़ा सिंपल सा सवाल है. ऑन द मून द एक्सेलरेशन ऑफ द फेदर इज. तो याद रखिएगा, अगर आप मून के सरफेस पर हो या चाहे आप अर्थ के सरफेस पर हो या आप किसी भी प्लेनेट के सरफेस के ऊपर हो, हर एक प्लेनेट की अपनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है. लेकिन अगर तो वैक्यूम में 2 मुख्तलिफ मासेस वाले को आप ड्रॉप कर रहे हो, तो याद रखिएगा, चाहे फेदर हो, ठीक है जी, या बहुत ही बड़ा मैसिव मास हो, याद रखिएगा प्लेनेट जो है, चाहे वो अर्थ का प्लेनेट हो, चाहे मून का प्लेनेट हो, चाहे सैटर्न हो, चाहे जुपिटर हो, लेकिन अगर वैक्यूम में हो रहा है तो याद रखिएगा दोनों की वेलोसिटी में सेम रेट से चेंज आएगा. ये याद रखिएगा, राइट, बिकॉज अगेन, अगर जिसका मास ज्यादा है तो उसका वेट भी ज्यादा होगा, जिसका मास कम है उसका वेट भी कम होगा, लेकिन वेट टू मास का रेशो दोनों के लिए सेम रहेगा. दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज W इज इक्वल टू mg, सो G इज इक्वल टू W/m. तो याद रखिएगा दोनों की एक्सेलरेशन सेम रहेगी. सही जी. सो द एक्सेलरेशन ऑफ फेदर इज exactly the same as that of that lead ball. सही जी. so the same as that of the lead ball. हाँ, राइट. अगर ये वैक्यूम ना होता और फ्री स्पेस के अलावा यानी कि कोई और भी एयर वगैरह लग रहा होता तो फिर आप देखते कि फिर डिफरेंट केस होता. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. विच प्रॉपर्टी इज कांस्टेंट फॉर अ बॉडी इन फ्री फॉल. सही जी. तो ये तो बड़ा क्लियर है कि फ्री फॉल में याद रखिएगा वेट टू मास का रेशो, चाहे मैसिव मास हो या चाहे छोटा मास हो, वेट टू मास का रेशो दोनों के लिए क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो द एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट फॉर अ बॉडी इन फ्री फॉल व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. ठीक है जी. चल,
बॉडीज विच फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब हर एक सेकंड में वेलोसिटी में आने वाला चेंज यानी कि एक्सेलरेशन ये क्या हो, ये कांस्टेंट हो। और फ्री फॉल में आपको पता है कि एक्सेलरेशन होता भी कांस्टेंट है। टू बी एग्जैक्टली वो कितना होता है, फ्री फॉल में द एक्सेलरेशन is 9.8 meter per second square, roughly you can say 10 meter per second square. So free fall is actually a motion of uniformly accelerated motion, ठीक हो गया, जिसको हम शॉर्टकट में uniformly accelerated motion कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन नहीं। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन जब मैं कहता हूं तो मेरा मतलब है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और जब मैं कहता हूं वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो मेरा मतलब होता है कि द एक्सेलरेशन इज जीरो। लेकिन जब मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहता हूं तो मेरा मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन लेकिन कांस्टेंट है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, नंबर 10 क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स। तो याद रखिएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको प्रोवाइड करता है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो ये फरमाता है कि इफ नेट फोर्स इज जीरो, अगर तो नेट फोर्स किसी बॉडी पे लगने वाला जीरो है तो याद रखिएगा उस बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन इट्स वेलोसिटी, बिकॉज फोर्स का काम है वेलोसिटी को चेंज करना, चाहे डायरेक्शन में या चाहे मैग्नीट्यूड में हो, नो चेंज इन वेलोसिटी। एंड इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम then there will be no acceleration at all. So the no acceleration यानी कि the acceleration is supposed to be equal to zero. This is the mathematical form of Newton's first law कि if net force is zero, the acceleration is zero. और ये हमें कौन बताता है, ये हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बताता है। और नेट फोर्स जब जीरो होता है किसी बॉडी पे, इट्स ऑल्सो हैपेंस टू बी द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक हो गया। जो सेकंड कंडीशन है वो नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है जी। चले आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन इन सीजीएस सिस्टम, इट इज इक्वल टू, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यू शुड नो 1 न्यूटन इज एक्चुअली इक्वल टू 10 raised to a power 5 डाइन्स। सीजीएस यूनिट जो है फोर्स का वो डाइन है, इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है जी, मैंने इजी कैटेगरी में डाला हुआ है, ठीक है जी। चले फिर हमारे पास आता है क्या, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन। याद रखिएगा, एक्सेलरेशन को अगर तो कोई डिसाइड करता है तो वो उस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स डिसाइड करेगा, ये याद रखिएगा। एक्सेलरेशन का वेक्टर हमेशा फोर्स के वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, हमेशा हमेशा, ऑलवेज, ये याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। सो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 13 के ऊपर आ जाते हैं। स्विमिंग इज पॉसिबल बाय, सो इट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि जब आप पानी को हाथ के जरिए से एक्शन लगा के पीछे धकेलते हो तो पानी उतना ही रिएक्शन आप भी के हाथ के ऊपर आगे लगाता है, तो आपकी बॉडी आगे प्रोग्रेस करती है, ठीक है जी। ये सिंपल सी बात है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर हमारे पास आता है जी नेक्स्ट वाला, अ रॉकेट मूव्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ, सो सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। रॉकेट जब मूव करता है तो कैसे मूव करता है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज अ रॉकेट, राइट, एंड दिस हैपेंस टू बी द इंजन जहां से हॉट गैसेस एग्जर्ट कर रहे हैं, क्लियर हो गया भाई, राइट। तो आप देखोगे कि यहां पर रॉकेट जो है वो क्या करेगा, सिंपल सी बात है कि यहां पर चूंकि इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व्ड हैं तो बाहर से कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, सिंपल सी बात है। तो आप देखोगे कि जितना मोमेंटम हॉट गैसेस का बैकवर्ड होगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन, उतना ही मोमेंटम सही जी रॉकेट का फॉरवर्ड होगा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, बिकॉज ओवरऑल इस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा। हाँ, वो जरूर बात है कि एक्शन का फोर्स लग रहा है रॉकेट की तरफ से ऑन हॉट गैसेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, उतना ही रिएक्शन का फोर्स लग रहा है, बी वेरी केयरफुल, ठीक है जी, हॉट गैसेस की तरफ से ऑन अ रॉकेट। लेकिन दीज टू फोर्सेस आर एक्चुअली इंटरनल फोर्सेस, बिकॉज मेरा जो सिस्टम है वो है जी रॉकेट प्लस हॉट
गैसेस। तो याद रखिएगा जो फोर्स हॉट गैसेस रॉकेट पे लगाता है और जो फोर्स रॉकेट हॉट गैसेस पे लगाता है वो नेट फोर्स के जुमरे में नहीं आएगा, एक्सटर्नल फोर्स के जुमरे में नहीं आएगा, बल्कि इंटरनल फोर्सेस के जुमरे में आएगा। और इंटरनल फोर्सेस जब होंगे तो वो नेट फोर्स में शुमार नहीं होते। नेट फोर्स हमेशा बाहर से लगता है सिस्टम के ऊपर, और बाहर से कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो रॉकेट की प्रोपल्शन होती है न्यूटन थर्ड लॉ के थ्रू भी, अगर तो आप अंदर से बात कर रहे हो, बाहर से बात कर रहे हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं, नंबर 15 के ऊपर आते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी उसकी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर हो गया भाई, राइट? देन वन कैन बी श्योर दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, changing velocity, changing position, both A and B are true. The correct option is changing velocity. Because याद रखिएगा जब velocity constant होती है तो वो 0 भी constant हो सकती है और वो 10 मीटर पर सेकंड भी constant हो सकती है, 0 भी constant हो सकती है और 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड ये भी constant है। तो वो मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, लेकिन एक चीज श्योर है कि उसकी velocity चेंज नहीं हो रही अगर तो एक्सेलरेशन 0 है। सिंपल सी बात है, ना डायरेक्शन में velocity चेंज हो रही है ना मैग्नीट्यूड में। आगे बढ़ते हैं, नंबर 16, find the angle of projection of the projectile for which its maximum height and horizontal range are equal। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जब रेंज जो है राइट वो हाइट के बराबर आ जाए तो याद रखिएगा वो एंगल होता है कुछ 75.98 डिग्री, जो कि राउंड ऑफ करके हम 76 डिग्री लेकर आते हैं। इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। एक ये वाला और एक आपका रेंज 4h के बराबर कब आएगा, जब एंगल 45 डिग्री हो। तो ये आपके सिंपल से सवाल आते हैं। हाँ, फिर which of the following collisions are truly elastic in nature? तो atomic levels पे जितने भी collisions हैं they are truly elastic in nature and all of them are at atomic levels। तो all of them are between atomic particles, between nuclear particles, between fundamental particles। fundamental particles मतलब bosons आपके पास हो गए, सॉरी quarks हो गए, leptons हो गए वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके 18 के ऊपर आते हैं। A man walks 40 मीटर नॉर्थ। तो ओके जी ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये आपके पास नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाला मामला हो गया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है जी। तो एक बंदा यहां पर लेट से खड़ा है, ठीक है जी, और ये क्या करता है, ये 40 मीटर नॉर्थ जाता है। तो इट्स अ 40 मीटर नॉर्थ, 40 मीटर नॉर्थ, ठीक है जी। फिर 30 मीटर ईस्ट, फिर ईस्ट की तरफ 30 मीटर जाता है, सही जी, 30 मीटर ईस्ट। क्लियर हो गया भाई, राइट? एंड देन 40 मीटर साउथ, अब वो साउथ की तरफ जाएगा तो साउथ की तरफ 40 मीटर, तो जब साउथ की तरफ 40 मीटर आएगा तो इधर ही आ जाएगा ना, तो 40 मीटर साउथ। क्लियर हो गया भाई, पहले 40 मीटर नॉर्थ, देन 30 मीटर ईस्ट एंड नाउ 40 मीटर साउथ, ठीक है जी। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो डिस्प्लेसमेंट का तो आपको पता ही है, हाँ सही था, वो तेज दर्जी। डिस्प्लेसमेंट का तो आपको पता ही है, सिंपल सी बात है कि ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो जर्नी के इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला दो एक स्ट्रेट लाइन से। क्लियर हो गया मेरे प्यारे जवानों, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये कितना है, तो ये 30 मीटर ही है ना, 30 मीटर ईस्ट। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है 30 मीटर ईस्ट, ठीक है जी, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इट विल बी 30 मीटर ईस्ट से, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो भी मैंने इजी मार्क किया हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस चेंज इन द स्टेट ऑफ अ बॉडी। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता है इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा हो तो उसकी अपने वेलोसिटी के अंदर आने वाली चेंज को रेजिस्ट करने की सलाहियत भी ज्यादा होगी। एक और चीज जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूं, प्लीज बच्चे याद रखिएगा, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। वो जो दूसरी है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी, रोटेशनल मोशन में इस्तेमाल होती है, उसका यूनिट भी है, डायमेंशंस भी है। इनर्शिया इटसेल्फ कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इनर्शिया इटसेल्फ का कोई यूनिट नहीं है, ठीक है जी, ये याद रखें। आगे बढ़ते हैं, चले नेक्स्ट मैंने मार्क रखा है इजी अगेन, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ